गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अब हम लोग हमारे यहाँ अकाउंटिंग जो कंसेप्ट्स हैं बेटा उसके ऊपर हम एक वीडियो और लेके आ रहे हैं। बेटा ये वीडियो नंबर 5 है इस चैप्टर की, वीडियो नंबर 5 हम लोग बना रहे हैं बेटा इस कंसेप्ट के ऊपर हम लोग, तो इसको आप समझने की कोशिश करेंगे बेटा, जिसके अंदर हम क्वेश्चन आंसर सेशन रख रहे हैं बेटा कि स्टेट द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन इन्वॉल्व इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। यानी कि आपसे सीधा कंसेप्ट नहीं पूछा जाएगा, आपको एक स्टेटमेंट लिखी होगी, एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं बेटा। पहला, द कैलिबर और क्वालिटी ऑफ द मैनेजमेंट टीम इज नॉट डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट। अगर कैलिबर है, क्वालिटी है, इसको पहली बार डिस्कशन हुआ है, तो कौन सा कॉन्सेप्ट है बेटा यहाँ पे जो हम लोगों ने क्या करा, स्टेट करना है आपको, कंसेप्ट या कन्वेंशन कौन सा आएगा बेटा। क्वालिटी और कैलिबर के लिए मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है नॉट डिस्क्लोज क्यों नहीं करते मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट से, क्योंकि इनको हम लोग मनी की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगला बेटा सेकंड, एडवांस रिसीव फ्रॉम ए कस्टमर इज नॉट टेकन एज इनकम और सेल। ये भी हमने थोड़ी देर पहले किया भी था कि अगर हमें एडवांस मिल जाता है तो उसको हम एडवांस ही रिकॉर्ड करेंगे, उसको हम इनकम या सेल नहीं मानेंगे। किसी बंदे ने मुझे 5 लाख रुपए का ऑर्डर दे दिया, उसने कहा 5 लाख रुपए का सर मैं ऑर्डर देता हूँ और ऑर्डर मैं उठाऊंगा 2021 वाले साल में और ऑर्डर हमें मिला 2020 में, तो क्या हम 2020 में उसको इनकम मान लें? अरे नहीं, लीगल टाइटल मेरा एस्टैब्लिश अभी नहीं हुआ है, मुझे केवल क्या मिला है यहाँ पे, एडवांस यहाँ मिला है। तो यानी कि मैं क्या मान के चलूंगा, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट के हिसाब से उसको केवल एडवांस मानूंगा, ना कि इसको मैं सेल मानूंगा। कभी भी अगर आपको एडवांस मिलेगा तो सेल कभी मत मानना बेटा। अब अगला है थर्ड पार्ट है इसके अंदर में, एसिड्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट द कॉस्ट इंकर्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ एसिड्स। मतलब एसिड्स को एक्वायर करने के लिए जो हम पे करते हैं, तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है बेटा यहाँ पे? बिल्कुल ठीक कहा आपने, यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा बेटा? आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट लगेगा, या कह सकते हैं खाली इसको हम कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं। फोर्थ पार्ट है, रेवेन्यू मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज रियलाइज्ड एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इंकर्ड। यानी कि रेवेन्यू को कब मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड? व्हेन इट इज रियलाइज्ड एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इंकर्ड। जैसे हम एक्सपेंसेस की बात करते हैं, अभी करा ना हमने, रेंट पे नहीं करा हमने, मान लो किसी को सैलरी पे नहीं करी, लेकिन हम बुक्स में क्या कर लेते हैं, उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं ना हम लोग। बिल्कुल सही कहा, रिकॉर्ड कर लेते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा बेटा? एक्यूरल कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ पे क्या लगेगा? एक्यूरल कॉन्सेप्ट। आपको लगता है कि यहाँ रेवेन्यू वर्ड आ गया तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट लिख दो, लेकिन नहीं, रेवेन्यू मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज रियलाइज्ड एंड द एक्सपेंसेस आर recognized when it is incurred. Here will apply the accrual concept. अगला पढ़ते हैं, business for which the financial statement are prepared in separate and distinct from the owner of the entity. आपको मालूम है बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग होते हैं। ये कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है बेटा? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल इस बात को एडवोकेट करता है। आगे चलते हैं बेटा, 6 पे आते हैं बेटा। यहाँ पे क्या है, यानी कि कहता है हमारे पास ए बिजनेस फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट। ये हमने कर लिया है। इसके 6 पार्ट पे आएंगे। कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द प्रोप्राइटर इज क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट। क्या ये छूट गया बेटा? चलो पहले ही कर लेते हैं। कैपिटल कंट्रीब्यूटेड द पार्टनर इज क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट। कौन सा कॉन्सेप्ट है? बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट आ जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं। अब हम लोग 6 पे आ जाते हैं। एजम्पशन इज मेड एट की एंटिटी इन द क्वेश्चन विल रिमेन इन द बिजनेस फॉर एन इंडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। जैसे इंडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम को पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है वो नारियल वाला एग्जाम्पल याद आ जाता है कि मैं बिजनेस शुरू करूँगा, नारियल फोड़ूंगा और मेरा लंबे टाइम तक बिजनेस चलेगा। इसका मतलब गोइंग कंसर्न कंसेप्ट यहाँ पे बेटा हम लोग क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। आगे चलते हैं बेटा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द फर्म आर प्रिपेयर्ड एवरी ईयर। एक बच्चे ने एग्जांपल भी दिया था आज हमारी, जब हम लोग क्लास ले रहे थे। हर साल हम अकाउंट बनाते हैं। क्यों बनाते हैं भैया हर साल? क्या जरूरत है? अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट यहाँ पे कहलाएगा। 9 पे आते हैं बेटा। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू रमेश। रमेश को हमने गुड्स बेचे हैं, रमेश को डेबिट कर दिया, सेल को क्रेडिट कर दिया। आपको मालूम है हर एक ट्रांजैक्शन के कितने इफेक्ट होते हैं? डबल इफेक्ट होते हैं। डबल इफेक्ट होते हैं तो किस कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे? बिल्कुल ठीक कहा आपने, यहाँ पे हम लेके चलेंगे हमारा ड्यूअलिटी प्रिंसिपल लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे बेटा? ड्यूअलिटी प्रिंसिपल को यहाँ पे हम लोग फॉलो करेंगे। अगला चलते हैं बेटा। सेल हैज़ बीन मेड इन द ईयर 31 मार्च 2018 को हमने सेल कर दिया है, बट अमाउंट हैज़ नॉट बीन रियलाइज, अमाउंट मिला नहीं है। और रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज अर्न्ड इन द ईयर 2018 में। कि रेवेन्यू को हम कब रिकॉग्नाइज कर लेंगे? 2018 में। कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट लगेगा। क्या लगेगा बेटा? रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट लगेगा। बेटा कई बार यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस दिक्कत आती है कि सर हमें तो एक्यूरेट लग रहा है, सर मैंने सेल कर दिया 2018 में, पैसा कब मिलेगा? 2019 में मिलेगा आपको, है ना, क्योंकि अभी, लेकिन हम रिकॉग्नाइज 2018 में कर लेंगे। तो यहाँ पे आप रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट लिख के आना, लेकिन मैं समझा देता हूँ, कई बार हमें एक्यूरल वाली फील आती है यहाँ पे। वैसे एक बात याद रखना, एक्यूरल कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है। अगर आप एक्यूरल लिखा आते हैं तो अपना ना एक्सप्लेनेशन दे आना, ताकि टीचर जस्टिफाई हो जाए। बाकी आप ध्यान रखें इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या लिख के आना है? रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट ही लिख के आना है बेटा।
सेल इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैश मेमो और इनवाइस। इनवाइस का मतलब बिल होता है बेटे, कैश मेमो भी एक तरह का बिल है। जब कैश में बेचते हैं तो कैश मेमो बोलते हैं, और उधार के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं बेटा, इनवाइस यूज करते हैं। तो सेल को रिकॉग्नाइज करोगे इस बेसिस पे, इसका मतलब आप क्या करते हो, कुछ डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना चाह रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस मेंटेन करना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है बेटा, यहाँ लगता है आपका वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। आप यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, फॉलो करेंगे। आगे चलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आ गया था, पहले भी आया है। इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ मार्केट वैल्यू। लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ मार्केट वैल्यू कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे, बिल्कुल ठीक कहा, यहाँ पे हमारा लगेगा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट लगेगा। और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का एक नाम और है, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म बोलते हैं, कि हम लोग बड़े क्या हैं, कंजर्वेटिव पीपल हैं। तो आपको कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल भी यहाँ पे लगा सकते हैं या प्रूडेंस का लगा सकते हैं, दोनों का मतलब एक है। अब आगे आते हैं बेटे, हरप्रीत है। हरप्रीत ने क्या करा है बेटा, एक बिजनेस क्या करा है बेटा, एग्रीमेंट एंटर किया है, जहाँ पे कि वो ही विल अर्न, एग्रीमेंट एंटर कर लिया है, 10 लाख रुपए का रेवेन्यू, 10 लाख रुपए मिलेंगे उसको फॉर द सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड इन द नेक्स्ट ईयर। लेकिन सर्विस कब प्रोवाइड करनी है, नेक्स्ट ईयर प्रोवाइड करनी है। इनकम शुड बी रिकॉग्नाइज एज ए रेवेन्यू इन द नेक्स्ट ईयर आफ्टर सर्विस हैज बीन प्रोवाइडेड। बिल्कुल नेक्स्ट ईयर, ये जब अब आपने सर्विस प्रोवाइड अगले साल करेंगे आप बेटा, यानी कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कब करेंगे, यानी कि अभी आपने एग्रीमेंट एंटर किया है हमारे पास, यानी कि यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा आपका, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। आगे चलते हैं, परचेज ऑफ पेन इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस। पेन आपने परचेज किया, आप कहेंगे सर पेन परचेज करना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन यहाँ पे मेटेरियलिटी को आप फॉलो करने पड़ेगा। एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, बहुत ही छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, जहाँ पे कि पेन बहुत लंबे टाइम तक यूज करेंगे, उसको रीफिल भी कर सकते हैं वो, तो यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है वो। तो वो क्या हो जाएगी हमारे लिए, मेटेरियलिटी के हिसाब से चेक करेंगे। अगर इट कैन चेंज द डिसीजन ऑफ द इन्फॉर्म डिसीजन इन्वेस्टर, तो हम इसको क्या लेके चलेंगे, मेटल आइटम लेने चलेंगे और बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन जैसे नॉर्मली लगता है यार क्या पेन को परचेज करना का खर्चा मानेंगे हम लोग, बिल्कुल हम ट्रीट कर सकते हैं इसको। तो हमें देखना पड़ेगा उसकी मेटेरियलिटी को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। आई थिंक सो ये क्लियर है आपको। ये छोटे छोटे केसेस आप करते रहिए। बिल्कुल मानता हूँ दो कॉन्सेप्ट हैं जो थोड़ा सा कन्फ्लिक्टिंग लगते हैं, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट और एक्रूअल कॉन्सेप्ट, लेकिन हम दोनों में से कौन सा बड़ा है कि हमेशा ध्यान रखें एक्रूअल कॉन्सेप्ट ही ज़्यादा बड़ा होता है। ना समझ में आ रहा तो एक्रूअल लिखाया करो, लेकिन कभी भी रेवेन्यू की बात होती है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने के लिए वो वर्ड याद रख लिया करो कि वहाँ पर हम रेवेन्यू कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। थैंक यू बेटा, आप इसको देखिए और अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते रहिए।